हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड असेसमेंट ऑफ थॉरैक्स एंड लंग्स का ये सेकंड पार्ट है। चेस्ट एक्सपेंशन। असेसमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन विथ डीप इंस्पायरेशन हेल्प आइडेंटिफाई द साइड ऑफ एबनॉर्मेलिटी। डीप इंस्पायरेशन यानी गहरी सांस के साथ चेस्ट के एक्सपेंशन यानी फैलाव का अंदाज़ा चेस्ट की एबनॉर्मेलिटी वाली साइड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन: take a tape and encircle chest around the level of nipple. Take measurement at the end of deep inspiration and expiration. Normally, a 2 to 5 inches of chest expansion can be observed. Chest expansion को एग्जामिन करने का तरीका: 1 इंची टेप लेंगे और चेस्ट के गिर्द टेप को चेस्ट के निपल के ऊपर से इंसर्कल कर लेंगे और पेशेंट को एक गहरी सांस लेने को कहेंगे। जैसे ही पेशेंट गहरी सांस लेगा, चेस्ट पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाएगा यानी फूल जाएगा। उसी वक्त चेस्ट की मेजरमेंट ले लेंगे और दूसरी मर्तबा जैसे ही पेशेंट सांस बाहर निकालेगा, हम चेस्ट की मेजरमेंट ले लेंगे। इंस्पायरेशन यानी सांस लेने के बाद की चेस्ट मेजरमेंट और एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर निकाल देने के बाद की चेस्ट मेजरमेंट, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लेंगे। डिफरेंट 2 इंचेस से लेकर 5 इंचेस तक नॉर्मल हो सकता है। 2 इंचेस से कम और 5 इंचेस से ज़्यादा हो तो वो एबनॉर्मल होगा। इस मेथड के ज़रिए हम एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या चेस्ट एक्सपेंशन का सही अंदाज़ा कर सकते हैं। सिमेट्री ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन। सिमेट्री मीन्स इक्वल यानी राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड दोनों तरफ का चेस्ट इक्वली एक्सपैंड होना। Have patient seated erect or stand with arm on the side. Stand behind patient. Grab the lower thorax on either side of the axilla and gently bring your thumb to the midline. Have patient slowly take a deep breath and expire. यानी सिमेट्री चेस्ट एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करने या एग्जामिन करने के लिए पेशेंट को बिठाकर या खड़ा करके भी एग्जामिन कर सकते हैं, बट बिठाकर एग्जामिन करना आमतौर पर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। पेशेंट की सीटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में बैक या पीठ सीधी होनी चाहिए यानी आगे या पीछे को झुकी हुई ना हो। पेशेंट को उसके बैक यानी लोअर थॉरैक्स को एक्सिला यानी बगल के करीब दोनों साइड से इस तरह पकड़ना है कि आपकी दोनों हाथों की थंब एक दूसरे से मिलती हुई हो या बिल्कुल करीब हो। अब पेशेंट को डीप ब्रेथ यानी गहरी सांस लेने के बाद सांस को छोड़ने के लिए कहेंगे। वॉच द सिमेट्री ऑफ मूवमेंट ऑफ द थॉरैक्स सिमल्टेनियसली फील द चेस्ट एक्सपेंशन यानी सांस के इस अमल के दौरान चेस्ट की दोनों तरफ इक्वल मूवमेंट नोट करना है कि थॉरैक्स दोनों तरफ सिमल्टेनियसली यानी एक साथ एक्सपैंड हो रही हो। प्लेस योर हैंड्स ओवर अपर चेस्ट एंड अपेक्स एंड रिपीट द प्रोसेस। Next, stand in front and lay your hands over both apexes of the lungs and interior chest and assist chest expansion. यानी यही प्रोसेस पेशेंट के अपर चेस्ट के एक्सपेंशन को मालूम करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा पेशेंट के थॉरैक्स के एक्सपेंशन को सामने से खड़े होकर भी मेजर किया जा सकता है। नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। नॉर्मल चेस्ट एक्सपेंशन इज सिमेट्रिकल, बोथ साइड्स टेक ऑफ एट द सेम टाइम and to the same extent. नॉर्मल यानी सिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन यानी नॉर्मल दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट चेस्ट एक्सपेंशन एक ही वक्त में एक साथ एक्सपेंड होते हैं। एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन इज एबनॉर्मल। द एबनॉर्मल साइड एक्सपेंड्स लेस एंड लैग्स बिहाइंड द नॉर्मल साइड्स। Any form of unilateral lungs or pleural disease can cause asymmetry of chest expansion. एसिमेट्रिकल यानी दोनों राइट एंड लेफ़्ट साइड चेस्ट एक्सपेंशन अलग अलग टाइम में एक्सपैंड होते हैं जो कि एबनॉर्मल हैं। जो भी साइड राइट या लेफ़्ट अफेक्टेड होते हैं वो बहुत ही कम एक्सपैंड होते हैं। राइट या लेफ़्ट किसी भी एक साइड वाले लंग्स डिजीज़ एसिमेट्री चेस्ट एक्सपेंशन कॉज करती है। वाई डू वी मेजर चेस्ट एक्सपेंशन? Any lung or pleural disease can decrease in overall chest expansion. That's why we do chest expansion to see chest wall mobility. Pulmonary fibrosis reduce lungs elasticity. लंग्स या प्लूरा की कोई भी डिजीज़ चेस्ट की ओवरऑल एक्सपेंशन यानी फैलाव को कम कर सकती है। इसलिए हम चेस्ट वॉल की मोबिलिटी यानी इसकी मूवमेंट को देखते हैं और मेजर करते हैं।
लंग फाइब्रोसिस डिजीज़ चेस्ट की इलास्टिसिटी यानी इसकी लचक को कम करते हैं। Asymmetrical lungs expansion, pneumothorax, pneumonia, and pleural effusion would all cause ipsilateral reduced chest expansion. यानी asymmetrical lung expansion, pneumothorax, pneumonia, and pleural effusion ipsilateral cause करते हैं। इप्सीलैटरल यानी जिस तरफ प्रॉब्लम या डिजीज़ होगी उसी तरफ लंग्स की एक्सपेंशन में प्रॉब्लम कॉज हो सकता है और चेस्ट एक्सपेंशन में कमी का बायस भी बन सकती है। इट इज़ टिपिकली लो इन पेशेंट्स विथ COPD. These patients have a very high FRC, functional residual capacity, and have limited capability to expand the chest from this position. यानी चेस्ट एक्सपेंशन आमतौर पर COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वाले पेशेंट में कम होता है। इन पेशेंट की FRC यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी एयर की वो बाकी बच जाने वाला वॉल्यूम या मिक़दार या क्वांटिटी है जो नॉर्मल इंसान की एक्सपायरेशन यानी सांस के ज़रिए लंग से खुद ब खुद निकल जाने के बाद बच जाने वाली एयर है। नॉर्मली तौर पर सांस का आना जाना चलता रहता है और नॉर्मल इंसान को पता भी नहीं होता है कि हम कब सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। जब इंसान सांस बाहर निकालता है तो एयर की कुछ मिक़दार लंग्स में रह जाती है। नॉर्मल वैल्यू इज़ यूजली 30 to 35 ml एयर पर kg होती है, लेकिन COPD वाले पेशेंट में एयर की काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम लंग्स के अंदर बच जाती है क्योंकि इनकी लंग्स की लचक यानी इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है। इसीलिए लंग्स फूला या एक्सपैंड रहता है। इस पोजीशन या सिचुएशन में चेस्ट की एक्सपेंशन की सलाहियत कम हो जाती है। इन क्लिनिकल प्रैक्टिस मेजरमेंट ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन इज़ यूज इन पेशेंट्स विथ लंग्स और रूमेटिक डिजीज़, but also other group of patients who suffer from impaired range of motion in the rib cage after a thoracotomy. यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान चेस्ट एक्सपेंशन की मेजरमेंट या पैमाइश लंग्स प्रॉब्लम वाले, रूमेटिक डिजीज़ वाले यानी जोड़ों के दर्द वाले पेशेंट की जाती है और इसके अलावा दूसरे वो तमाम पेशेंट जिनकी थोराकोटमी के बाद रिब केज की मोशन यानी फैलने और सिकुड़ने में मुश्किल या प्रॉब्लम होती है। Describe the density of lung fields. What is lung field? The area of lungs field that can be listened to using a stethoscope are called the lung fields. These are the posterior, lateral and interior lung field. It also refers to a medical image, example chest X-ray that shows a lung. यानी लंग्स फील्ड क्या है और लंग्स फील्ड किसे कहते हैं? यानी लंग्स का वो एरिया जहां स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हुए लंग्स की आवाज़ को सुना जा सके लंग्स फील्ड कहलाता है। ये तीनों तरफ से सुना जा सकता है, पोस्टीरियर यानी पीठ की तरफ से, लैटरल यानी राइट एंड लेफ़्ट साइड से और इंटीरियर यानी सामने से। इसके अलावा लंग्स फील्ड मेडिकल इमेज यानी चेस्ट एक्सरे से भी ज़ाहिर होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ लंग्स फील्ड. Density is defined the amount of matter in a unit volume of a body. यानी डेंसिटी किसी भी बॉडी या चीज़ या ऑर्गन के एक यूनिट में अमाउंट ऑफ मैटर यानी मादे की मिक़दार को बयान करती है। दिस टर्म इज़ कॉमनली यूज्ड इन द लंग्स. ये टर्म यानी डेंसिटी कॉमनली तौर पर लंग्स में यूज़ होती है। डेंसिटी इन चेस्ट एक्सरे रेफर टू अ वाइटर स्पॉट दैन द सराउंडिंग टिश्यू. यानी चेस्ट एक्सरे में डेंसिटी से मुराद आसपास के टिश्यू से ज़्यादा सफ़ेद या वाइट जगह है। द लंग्स आर नॉर्मली डार्क बिकॉज दे डोंट ब्लॉक द एक्सरेज फ्रॉम पासिंग थ्रू. लंग्स नॉर्मली तौर पर डार्क होते हैं क्योंकि लंग्स में एयर होती है और ये एक्सरे को गुजरने से नहीं रोकती है। एक नॉर्मल एडल्ट लंग्स में 6000 ml या 4 to 6 लीटर एयर होती है और इसे 0.24 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से जाहिर करते हैं। इफ़ एन एरिया ऑफ लंग इंक्रीज डेंसिटी विद इन द लंग एंड बिकम डेंस एंड वाइट, दिस एबनॉर्मल वाइटनेस मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ दीज 4 पैटर्न्स. यानी अगर लंग्स के किसी एरिया में लंग्स के अंदर डेंसिटी बढ़ जाती है और वो बहुत डेंस यानी थिक और वाइट हो जाती है तो ये एबनॉर्मल वाइटनेस है। इन 4 पैटर्न में से
किसी एक का होना ही इस एबनॉर्मल वाइटनेस की वजह हो सकती है। नंबर 1, कंसोलिडेशन, यानी सेल्स का एक जगह सख्ती के साथ इकट्ठे हो जाना। यानी लंग्स में कंसोलिडेशन तब होता है जब लंग्स के अंदर छोटे एयरवे यानी हवा की छोटी नालियों की जगह फ्लूइड, कोई सॉलिड या कोई और मटेरियल जैसे पस, वाटर, ब्लड एंड सेल्स या स्टमक से कोई कंटेंट लंग्स में एस्पिरेशन के ज़रिए चला जाए या नमूनिया या लंग कैंसर की वजह से हो जाए। नंबर 2, एनी पैथोलॉजिकल प्रोसेस दैट फिल्स द एल्वियोलाई विथ फ्लूइड, पस एंड ब्लड, यानी कोई भी डिजीज़ प्रोसेस या अमल जो एल्वियोलाई को फ्लूइड, पस या ब्लड से भर देता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को मुश्किल बना देता है। नंबर 3, cells including tumor cells or other substances resulting in edema and peribronchial fibrosis in lobe of the lungs, यानी सेल्स और उसके साथ ही ट्यूमर सेल्स या दूसरे सब्सटेंसेस या मादे जो लंग्स के लोब में इन्फ्लामेशन और फाइब्रोसिस का बाइस या वजह बन सकते हैं, क्योंकि लंग्स की डेंसिटी या थिकनेस एल्वियोलाई के अंदर स्पेस और लंग के इंटरस्टिशियल सेल्स या ट्यूमर सेल्स की मौजूदगी पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि दूसरे फैक्टर जैसे एडिमा एंड पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 4, डिफ्यूज़ और मल्टीफोकल इल डिफाइंड ओपेसिटी। डिफ्यूज़ यानी फैला हुआ, मल्टीफोकल यानी कई जगह से निकलने या अराइज होने वाला, इल डिफाइंड यानी अनक्लियर, ओपेसिटी जिसे सही तरह बयान करना मुश्किल हो। Whenever we see either abnormal whiteness means increased density और abnormal blackness means decreased density, यानी जब हम किसी एक्सरे को देखते हैं और इसमें एबनॉर्मली तौर पर यानी बहुत ज़्यादा वाइटनेस नज़र आए तो इसका मतलब है इस लंग्स की डेंसिटी एबनॉर्मली तौर पर बहुत बढ़ी हुई है। जबकि किसी एक्सरे में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस यानी अगर कोई एक्सरे बहुत ज़्यादा गहरा ब्लैक है तो इसका मतलब है कि इस लंग्स की डेंसिटी नॉर्मल से कम है, यानी ये भी एबनॉर्मल है, जैसा कि आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन? Diaphragmatic excursion is the movement of the thoracic diaphragm during breathing. How to measure diaphragmatic excursion? इस पिक्चर की हेल्प से डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन मेजर करने के लिए एरिया टू परकस दिखाया गया है कि लंग्स को इसके एपेक्स से लेकर बेस के नीचे तक परकस करना है और जहां रेजोनेंट साउंड चेंज हो जाए निशान लगाना है, यानी राइट एंड लेफ़्ट लंग्स दोनों को ही बारी बारी परकस करना है। पहले पेशेंट को सांस बाहर निकालने के बाद होल्ड करने को कहेंगे और लंग्स को परकस करके निशान लगा लेंगे। फिर डीप ब्रेथ अंदर लेने के बाद ब्रेथ रुकवा कर परकस करना है और निशान लगाना है और फिर इस दोनों निशान वाले एरिया के गैप को मेजर करना है। ये गैप कम से कम 3 to 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा यानी 7 to 8 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जो कि लंग्स की बहुत ज़्यादा हेल्दी होने की अलामत है। डिस्क्राइब डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन। डिस्क्रिप्शन में हम इस प्रोसीजर को अच्छी तरह तफसील से बयान कर सकते हैं। नॉर्मल डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन शुड बी 3 to 5 सेंटीमीटर बट कैन बी इंक्रीज्ड इन वेल कंडीशन पर्सन 7 to 8 सेंटीमीटर। दिस मेजर द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम, यानी ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम को मेजर करता है, यानी डायफ्राम कितना हेल्दी है और वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1, फर्स्ट आस्क द पर्सन टू टेक एक्सहेल एंड होल्ड इट while we percuss down the left scapular line from lungs apex to base. The sound until changes from resonant to dull. Mark the area. This estimates the level of the diaphragm separating the lungs from the abdominal viscera. सबसे पहले पेशेंट या जो पर्सन है इसे कहेंगे कि सांस बाहर निकाल कर रोक ले, जबकि हमें इसके लेफ़्ट साइड स्कैपुलर लाइन के नीचे तक यानी लंग्स के एपेक्स से लेकर 12 रिब तक यानी लंग्स की बेस तक परकस करते जाना है।
जब तक कि आवाज़ की गूंज लंग साउंड यानी रेजोनेंट से टिम्पैनी साउंड जो कि मध्यम या डल होती है और ये एब्डोमेन की साउंड होती है चेंज ना हो जाए, और जहाँ से चेंज महसूस हो इस जगह को मार्क कर लेंगे या निशान लगा लेंगे। इस मार्किंग से डायफ्राम की सतह या लंग्स कहाँ तक है पता चलता है। सजेशन: वी नीड टू होल्ड आवर ब्रेथ ऑल्सो वाइल वी असिस्ट पेशेंट। When we run out of air, the patient surely has, especially if the person has a respiratory problem. सजेशन या तजवीज़ ये है कि पेशेंट को असिस्ट करते वक्त हमें भी अपनी सांस पेशेंट के साथ ही रोक लेना चाहिए, ताकि जब हमारी सांस ख़त्म हो तो हमें अंदाज़ा हो कि यकीनन पेशेंट की सांस भी ख़त्म हो रही होगी, क्योंकि उसे तो प्रॉब्लम भी है, ताकि हम सही वक्त पर उसे सांस लेने का कह सकें और ज़्यादा देर तक सांस ना रुकवाएं। नंबर 2, अलाउ द पेशेंट टू टेक अ फ्यू नॉर्मल ब्रेथ, देन आस्क द पर्सन टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट। कंटिन्यू परकसिंग डाउन फ्रॉम द फर्स्ट मार्क टू द लेवल वेयर द साउंड चेंजेस टू डल, देन मार्क द एरिया। यानी पेशेंट को कुछ देर नॉर्मल सांस लेने देंगे, फिर उससे कहेंगे कि एक डीप ब्रेथ लेने के बाद सांस रोक ले। अब परकशन नीचे एब्डोमेन के पास से स्टार्ट करेंगे और जहाँ साउंड टिम्पेनी से रेजोनेंट में चेंज होगी वहाँ मार्क कर लेंगे या निशान लगा लेंगे। अब दोनों मार्किंग या निशान के दरमियान वाले पार्ट को मेजर करेंगे। नंबर 3, मेजर द 2 marks. Repeat the same procedure on the right side. It should be equal bilaterally and measure about 3 to 5 centimeter in adult. It may be up to 7 to 5 centimeter in well-conditioned people. यही प्रोसीजर हम राइट साइड पर रिपीट करेंगे और 2 मार्किंग के दरमियान वाले हिस्से को मेजर करेंगे। दोनों साइडों पर दरमियान वाले हिस्से की मेजरमेंट बराबर होनी चाहिए। अगर ये मेजरमेंट 3 to 4 सेंटीमीटर या 4 to 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो नॉर्मल है, और अगर ये ज़्यादा है 7 to 8 सेंटीमीटर तक है तो हेल्दी है, और अगर ये 3 सेंटीमीटर से कम है तो अनहेल्दी या एबनॉर्मल है। इसे डॉक्यूमेंट करके इन्फॉर्म करेंगे। Number 4, level of the diaphragm may be higher on the right side because of the liver. Number 5, reason for assessing diaphragmatic excursion to determine the movement of diaphragm that occurs during inspiration. यानी डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन को असिस्ट करने या जांचने या उसे एग्जामिन करने का रीज़न या मकसद डायफ्राम की मूवमेंट या उसकी हरकत का तयन करना है, यानी उसकी मूवमेंट का पता करना है कि वो पेशेंट के सांस लेने के दौरान नॉर्मल, कम या ज़्यादा कितना मूव कर रहा है। पॉसिबल रीजंस फॉर डिक्रीज डिसेंट इंक्लूड एटिलैक्टिसिस ऑफ लोअर लोब, एम्फिसीमा, प्लूरल एफ्यूजन, पेन, एब्डोमिनल डिस्चार्जेस सच एज ट्यूमर एंड एक्सट्रीम एसाइटिस। यानी डायफ्रामेटिक एक्सकर्शन का इंस्पायरेशन के बाद, यानी जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं उस वक्त लंग्स फूलकर या एक्सपैंड होकर नीचे की तरफ कम क्यों आता है। यानी लंग्स एक्सपैंड होकर जब फूलता है तो ये डायफ्राम में तकरीबन 12 रिब तक नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन जिन लोगों के लंग्स के लोअर लोब में एटिलैक्टिसिस हो या जिनको एम्फिसीमा, प्लूरल इफ्यूजन, पेन या एब्डोमेन में किसी बीमारी की वजह से कोई चेंजेस आई हो जैसे ट्यूमर और एक्सट्रीम एसाइटिस, तो इन लोगों में लंग्स की मूवमेंट बहुत ही कम हो सकती है। डिस्क्राइब ऑस्कल्टेटेड लंग साउंड। Auscultation is listening to the internal airflow sound of the body through the tracheal bronchial tree, usually using a stethoscope. It is important to distinguish normal respiratory sound from abnormal ones, for example crickles, wheezes and pleural rub, in order to make correct diagnosis. यानी ऑस्कल्टेशन आमतौर पर स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हुए ट्रेकिया के ज़रिए लंग्स के दोनों तरफ ब्रोंकियल के अंदर एयर फ्लो की साउंड को सुनना है। करेक्ट डायग्नोसिस के लिए रिस्पायरेशन की नॉर्मल साउंड को एबनॉर्मल साउंड से अलग करना है या इसके फ़र्क को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल क्रिकल्स, विजेस एंड प्लूरल रब साउंड। Auscultation is performed for the purposes of examining the circulatory and respiratory system as well as the alimentary canal. यानी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल यानी ग़िज़ाई नाली की एग्जामिनेशन के पर्पस या मकासद के लिए ऑस्कल्टेशन की जाती है, ताकि हम इनकी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साउंड को समझकर
डिजीज़ या एबनॉर्मलिटी का सही अंदाज़ा कर सकें। असिस्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। Before doing the examination of respiratory system, a general survey relevant to the respiratory system is carried out that include findings like appearance. Number 1 pallor, number 2 cyanosis, number 3 lymph node enlargement, number 4 clubbing fingers. यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को एग्जामिन करने से पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम से रेलेवेंट यानी इससे मुतल्लिक जनरली तौर पर एक जायज़ा लिया जाता है या सर्वे किया जाता है, जिसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम की अपीयरेंस यानी पेशेंट की रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने में कैसी है इसके बारे में हम एक सरसरी तौर पर जायज़ा लेते हैं। जैसे ब्लड या ऑक्सीजन की कमी, सर्कुलेशन सही ना होने की वजह से पेशेंट साइनोज या पेल नज़र आ सकता है। पेल मीन्स येलो या पीला नहीं होता। ये मैं हेल्थ असेसमेंट ऑफ स्किन के 7 गाइडलाइन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा लिम्फ नोड को पैल्पेट करना है कि कोई लिम्फ नोड बढ़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लिम्फ नोड इतने छोटे होते हैं कि हम इसे पैल्पेट नहीं कर सकते। सिर्फ बढ़ा हुआ एबनॉर्मल लिम्फ नोड ही पैल्पेट किया जा सकता है। इसके अलावा क्लबिंग फिंगर भी नोट करना है, जो किसी सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम के क्रॉनिक डिजीज़ का पता देती है, और ये ज़्यादातर हार्ट पेशेंट में नज़र आता है। असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के थर्ड पार्ट में इंस्पेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऑस्कल्टेशन, पैल्पेशन एंड परकशन क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसकी टाइप्स क्या है, एबनॉर्मल साउंड कैसी है और कौन कौन सी साउंड है जो हम पहचान सकते हैं, शेप ऑफ द चेस्ट, वोकल फ्रेमेटिस एंड एबनॉर्मल रिस्पायरेटरी एग्जामिनेशन और बहुत कुछ है जो थर्ड पार्ट में शामिल है। इस तरह की वीडियो के लिए मेरी हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये वीडियो आपके ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।